प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास सीतामढ़ी, बिहार से। देश के विभिन्न हिस्सों से आप लोग मुझे कुंडलियाँ भेजते हैं और मुझ पे बड़ा विश्वास करते हैं। इसके लिए मैं क्या ही कहूँ, पर बहुत अच्छी बात है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम बिना किसी अ, उधेड़-बुन के। सबसे पहले बात करेंगे इनके जन्म कुंडली की पंचांग पे। फाल्गुन माह में जन्म जो जन का होता है, वो बहुत इत्मीनान से अगर बैठ जाएँ, तो समझने की बात होती है कि हमारी जन्म कुंडली का जो पंचांग होता है, वो जन्म कुंडली में ग्रह जो फल करते हैं, उसका आधार होता है। मतलब कुंडली में बैठे ग्रह कोई फल नहीं करेंगे, अगर आपकी कुंडली का पंचांग मजबूत नहीं बना है तो। आमतौर पे हम कुंडली अध्ययन में सबसे पहले कुंडली देखते हैं और कुछ न कुछ बोल देते हैं, जबकि उसके पीछे चंद्रमा, वार, तिथि, योग और गण और वर्ण आदि का प्रभाव जो कि नक्षत्रों से बनता है, ये बहुत ही आवश्यक होता है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा आवश्यक इस बात की हो जाती है आवश्यकता कि आप उस कुंडली में पंचांग शोधन करें। और जब तक पंचांग का शोधन और अध्ययन नहीं होगा, तब तक उस जातक की कुंडली में बैठे ग्रह यूं ही आप हवा में तीर मार रहे हैं। या ये कह सकते हैं कि वही बात है कि केतु है तो डिटैचमेंट कराते हैं। मुझे तो इस बात पे ही हंसी आती है कि जितने लोगों ने मुझसे बात की है अभी तक, और जो ज्योतिष में थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं, और जब उन्होंने केतु के बारे में मुझसे पूछा है, तो ये हाँ पंडित जी, ये तो केतु है, डिटैचमेंट कराते हैं। तो मैंने कहा कि ये रटी रटाई बात जो इंटरनेट पे आजकल बड़ी हुआ बनी हुई है, तो ऐसा ही कोई किसी ने ज्योतिषी ने कह दिया, वो सब लोग रट्टा मार बैठे हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमें बहुत अच्छे तरीके से इत्मीनान से पंचांग का अध्ययन करना चाहिए। तो पंचांग में सबसे पहले बात आती है कि व्यक्ति के ऊपर से माह का प्रभाव कैसा है। माह का प्रभाव उसके काम को प्रभावित करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में से। उसके बाद धर्म को प्रभावित करता है, उसके कर्म को प्रभावित करता है ना? उसके मोक्ष को प्रभावित करता है, उसके सांसारिकता को प्रभावित करता है। तो जो फाल्गुन माह में जन्मे होते हैं, उनमें कर्तव्य बोध होता है, हषोड़ प्रवृत्ति वाले होते हैं और प्रेमी होते हैं। प्रेमी स्वभाव के प्रेमी होते हैं और इनकी पहचान दूर दराज तक के देशों से या देशों के लोगों से होती है। उत्तरायण में जन्मे होने से जितने भी शुभ ग्रह हैं, जैसे सूर्य भी उत्तरायण में बली होते हैं, गुरु भी उत्तरायण में बलवान हो जाते हैं। इनको अयन का बल मिल जाता है, जैसे षडबल में इन्हें अयन का बल मिल जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि इनके स्वतः बल उत्तरायण में शुभ ग्रहों के बढ़ जाते हैं। मतलब इनके फल देने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। सूर्य, गुरु, बुध, चंद्रमा और शुक्र, ये सारे ग्रह जो 5 शुभ ग्रह में माने गए हैं, इनको बहुत बढ़िया माना जाता है इनके प्रभाव में। शिशिर ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के काम थोड़े डिले हों, क्योंकि इस पे शनि का प्रभाव होता है। गुरुवार को जन्मे हैं और ये कर्क लग्न की कुंडली है, जहां देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव के साथ साथ 9वें भाव के स्वामी होते हैं और अपने ही राशि में शुक्र को उच्च का बैठाया है और खुद नीच के हो गए हैं। अपना नीच भंग राजयोग बना रहे हैं और अपने भाव में शुक्र को स्थान दिया है। मतलब देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के लिए पापी ग्रह के रूप में भी उपस्थित होंगे। वैसे तो परम पापी ग्रह के रूप में कर्क लग्न की कुंडली में बुधदेव बनेंगे, है ना? मंगल देव इस कुंडली के राजयोग कारक ग्रह बनेंगे और शनिदेव इस कुंडली के प्रधान मारक ग्रह बनेंगे। सहायक मारक और प्रधान मारक दोनों शनि ही बनेंगे, क्योंकि इस कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो जब कभी भी शनि अष्टम और सप्तम भाव के स्वामी हो और दूसरे भाव, 7वें भाव या अष्टम भाव में बैठे हों, या अष्टम भाव या द्वितीय भाव पे उनकी दृष्टि हो, तो ये मारक और सहायक मारक दोनों ही हो जाते हैं। और इस वजह से शनि की दशा कई बार जातक को कष्ट देने वाली होगी। ऊपर से शनि और मंगल एक दूसरे से, मतलब जन्म कुंडली का प्रधान मालिक तो चंद्रमा है, पर अपने परम मित्र मंगल जो कि नवम, दशम और पंचम के अधिपति हैं, उनको परम योग कारक ग्रह कह दिया। परंतु जब कभी भी कर्क लग्न की कुंडली में मंगल और शनि का दृष्टि संबंध बन जाए, तो मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पे है और लग्न में केतु बैठे हैं, तो मंगल और शनि का
संबंध बन जाए, मतलब प्रधान योग कारक ग्रह जब प्रधान मारक ग्रह से संबंध बना लेगा मंगल की दृष्टि शनि पे, तो इन दोनों ग्रहों की दशाएं, मंगल और शनि की दशा, जातक के जीवन को कष्ट देने वाली और उठापटक से युक्त रखने वाली बना देती हैं। अब आप उठापटक आपके दाम्पत्य में, परिवार में, संतान में, स्वास्थ्य में, करियर में, किसी भी तरीके से वो आपको अपनी दशा काल में परेशान करेंगे। और बात कर रहा था, गुरुवार को जन्मे हैं और गुरु इस कुंडली के लिए नवम के साथ साथ छठवें के अधिपति हैं, सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। क्षत्रियत्व का गुण मंगल के कारण, नपुंसकता ये कहें या शूद्रता जो कहें वो बुध के कारण, राहु के कारण ब्रह्म, गुरु के कारण ब्राह्मणत्व और सूर्य के कारण भी ब्राह्मणत्व, मतलब ये दोनों ग्रह व्यक्ति को शुद्ध सात्विक बनाएंगे। बुध और मंगल क्रिएटिव बनाएंगे, राहु उसमें तेजस्विता भरने का काम करेंगे। बहुत आश्चर्यजनक और बड़ा दिलचस्प होगा इस कुंडली के सप्तम भाव का अध्ययन। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, अभी पंचांग बाकी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिस जातक का जन्म हो कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को, तो कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि के चंद्रमा शुभ ग्रह होते हैं। शुभ ग्रह का चंद्रमा आपको धनवान, सुखी, मतिमान, ज्ञानी और निपुण बनाता है। और साथ ही साथ जिस जातक का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो, ये जातक, ऐसे जातकों को अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। हमारे कुल देवता जो होते हैं ना, ये देवताओं से भी ज़्यादा एनर्जी इनमें होती है। और मजाल नहीं है देवताओं की, जो अगर पितर कह दें कि ये काम मैं अपने कुल में जन्मे जातकों को दूंगा और देवता उसे मना कर दे, है ना। पितरों की शक्ति देवताओं से ज़्यादा होती है। पितर हमारे बिल्कुल ही निकट होते हैं, पहले घेरे में पितर ही आते हैं। अगर आप परिधि के आधार पर बात करें तो आप अगर पहले बिंदु हो गए तो उसके तुरंत बाद की परिधि में पितर आते हैं, उसके तुरंत बाद वाले में कोई दूसरा आता होगा, भगवान जाने। पर पितर आपको सबसे ज़्यादा निकटता से निहारते हैं और बहुत नज़दीक से वो आपसे बात करते हैं, देखते हैं और आपकी एनर्जी को प्रभावित करते हैं। इस वजह से ऐसे जातक जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे हैं, उन्हें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। ओम अर्यमणे नमः, अर्यमा नाम के पितर इस नक्षत्र के स्वामी देवता हैं, तो ओम अर्यमणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और लड्डू, पेड़ा, बर्फी, घी, खोआ, खोया जिसको बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को अमावस्या के दिन ब्राह्मण को दान देना चाहिए। और साथ ही साथ श्वेत आक, श्वेत आक आपको मिल जाएगा। श्वेत आक के पुष्प की जड़ अपने गले में मंगलवार या शनिवार को उखाड़ करके धारण करना चाहिए। ये बात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ये सूर्य का नक्षत्र होता है। ध्यान से देखेंगे तो ये चंद्रमा जो बैठे हैं वो कन्या राशि बुध के नक्षत्र में और सूर्य के बुध की राशि में और सूर्य के नक्षत्र में। तो बुध के राशि और सूर्य के नक्षत्र के कारण जातक इतना बुद्धिमान, प्रखर बुद्धि का होगा कि विष के समान होता है, मतलब इतना बुद्धिशाली कि पूछो मत। और साथ ही साथ बहुत जल्दी किसी चीज को समझने वाला, बहुत तीखे मानसिकता वाला, है ना। उड़ते चिड़िया के पर गिनने वाला, जैसा लोग कहते हैं ना कि मैं उड़ते चिड़िया का पर गिनता हूं, भगवान जाने। पर वो लोग नहीं होते, पर ये लोग जरूर होते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हो। और जरा ध्यान से देखिए तो कर्क लग्न की कुंडली बनी है जो पुष्य नक्षत्र का लग्न बना है। पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का देवता है, नक्षत्रों का अधिपति है, नक्षत्रों का स्वामी है या नक्षत्रों का राजा है ना। संपूर्ण नक्षत्रों के स्वामी तो वैसे चंद्रदेव हो गए, लेकिन पुष्य और पुनर्वसु ये बलवान नक्षत्रों में से इनकी गणना प्रथम स्थान पे आती है। तो जो जातक पुष्य नक्षत्र में जन्मा होगा वो ज्ञानी होगा, मतिमान होगा, धनवान होगा, सुखी होगा, संवेदनशील होगा और कार्यकर्ता होता है, मजबूत कार्यकर्ता होता है। और लग्न का जो मान है वो 9 अंश 52 कला का है, ये प्रबुद्ध लग्न कहते हैं। और ऐसे लग्न में जन्मा जातक बुद्धिमान, ज्ञानी तो होता ही है, साथ ही साथ उसकी आयु भी अच्छी होती है। आयु के साथ साथ स्वभाव, स्वास्थ्य और दिनचर्या भी ठीक होती है। पुष्य नक्षत्र के जो अधिपति देवता हैं वो वस्तुतः तो वैसे शनिदेव का ये नक्षत्र है, पर इसके अधिपति जो पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो देखिए जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हैं और सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के बैठे, जो व्यक्ति को गंभीर धन देने वाले बनेंगे, गंभीर धन देंगे। और जरा ध्यान से देखें तो ये नक्षत्र बलवान है, इसमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, बस इतनी बात जरूर समझनी होगी कि हमें अपने आप को अनुशासित करके रखना होगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से हमारा काम बिगड़ सकता है। आगे बढ़ के बात करेंगे धृति योग,
वैश्यवर्ण और मनुष्यगण। वैश्यवर्ण और मनुष्यगण के कारण व्यक्ति में राजसिक प्रभावों की स्थिति देखी जाती है। मतलब वो खाना पीना अच्छे से खाना, भोजन चटपटा, भोजन का शौकीन, है ना, बहुत अच्छे तरीके से रहना, सलीके से जीवन बिताना, बहुत ज़्यादा उधेड़-बुन में ना रहना, कंफ्यूज ना करना, अच्छे पदों पे विभूषित होना, अच्छे पद की तैयारी करना, अच्छे लोगों से मैत्री करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वैश्य वर्ण और मनुष्य गण के कारण आ जाती हैं। व्यक्ति धर्मात्मा होता है, पुजारी होता है, ज्योतिषी हो जाए, लेखक हो जाए, कवि हो जाए, उसके बाद दूर संचार से संबंधित काम कर दे, रेडियोलॉजी से काम कर दे, एक्सरे से काम करे, उसके साथ आप अगर देख लें तो जल से संबंधित जुड़ा हुआ कोई काम कर ले। फिर उसके बाद चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हैं तो व्यक्ति पढ़ाने का काम कर ले, राज्यपाल बन जाए, है ना। ऐसी चीज़ों से व्यक्ति किसी क्षेत्र में बहुत बढ़िया नाम अर्जित किया, आगे चल के वो राज्यपाल और राष्ट्रपति बन गया। तो इस तरीके की चीज़ें जन्म कुंडली में बनी हुई हैं और ये आपकी कुंडली का पंचांग है। मैंने जैसे पूर्व में कहा था कि पंचांग महत्वपूर्ण होता है। वो आपके, मैंने अभी ग्रहों के बारे में कहाँ कुछ चर्चा की, मैंने तो सारी बातें पंचांग से ही बता दी हैं। अब ये सारी बातें कितनी मजबूत और कितनी कमजोर होंगी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं। आइए अब आपका परिचय आज के कुंडली जो कि कर्क लग्न की कुंडली है उससे कराता हूं। अब आगे बढ़ के बात करते हैं। इनकी कुंडली में लग्न का मान जो बना है वो 9 अंश 52 कला का, और ये प्रबुद्ध लग्न जैसे कि मैंने कहा था, और लग्न में केतु बैठे हैं। द्वितीय भाव में शनि व्यक्ति को गंभीर वाणी का बनाते हैं, और जितनी व्यक्ति की आयु रहती है उससे ज्यादा वो गंभीर बातें करता है, या जितनी अवस्था होती है उस अवस्था में अगर तुलना करें तो उस उम्र के जातक इतने ज़्यादा अनुभवी और सारगर्भित बातें नहीं करते। जो जानने की जिज्ञासा होती है, जो जिज्ञासुपन है, जो आयु है, जो गंभीरता है, वो उसी शनि के कारण है जो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं। कन्या राशि का निर्माण हुआ है तो जातक जो है वो मैंने कहा कि सूर्य का नक्षत्र और बुद्ध की राशि, तो इस हिसाब से व्यक्ति बुद्धिमान, तार्किक और बड़े अच्छे लोगों से धन कमाने वाला, शुद्ध इनकम कमाने वाला। पर जब आप यहाँ से बढ़कर के चतुर्थ, पंचम और छठवें भाव पे आते हैं तो चतुर्थेश उच्च के ये माता और पिता की सेवा करने में व्यक्ति श्रवण कुमार की भांति सेवा करने वाला होता है, दानी होता है। और वहीं पंचम भाव के स्वामी उच्च के बैठे हैं जिन्होंने गुरु का नीच भंग किया है। और कैसा नीच भंग किया है, तो बहुत ही मजबूती वाला नीच भंग किया है, क्योंकि गुरु वहां 14 अंश के हैं और मंगल 12 अंश के। तो जब दोनों ही ग्रह क्लोज होंगे, एक बात और भी है जो यहां पे समझना होगा कि सबसे पहले तो मंगल ने गुरु का नीच भंग किया, पर एक जो बड़ी गंभीर बात है कि यहाँ पे जितने भी ग्रह बैठे हैं उसमें से कोई भी ग्रह ऐसा नहीं बैठा है कि इन दोनों की युति इस कुंडली के लिए सही नहीं होती। जैसे 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 अब जैसे 12 लग्न होते हैं तो 12 लग्न में एक ग्रह जब किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठता है तो वो उस लग्न के लिए उतना उपयोगी नहीं होता, या वो कई बार निष्फल योग बना देता है। जबकि जब हम इस कुंडली की बात करते हैं तो यहाँ पे जितने भी ग्रह बैठे हैं इसमें से कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह से कोई निष्फल योग नहीं बनाता, सारे के सारे ग्रह सफल योग बना रहे हैं। युति को समझेंगे तो बुध का संबंध मंगल से हुआ है, तो जब कभी भी बुध और मंगल एक्टिव होंगे तो बुध कौन है, 12वें भाव के अधिपति, और मंगल कौन है, दशम स्थान के अधिपति। तो योग कारक ग्रह के साथ बैठे ग्रह स्वतः बलवान हो जाते हैं या स्वतः निर्णय देने वाले बन जाते हैं। अब वो असामान्य नहीं रह जाते, या वो नलीफाई नहीं करते, या ऐसा नहीं है कि वो अपनी दशा काल में कुछ भी परिणाम नहीं देंगे, वो जरूर परिणाम देंगे और सकारात्मक परिणाम देंगे। तो यहाँ पे मंगल अगर जन्म कुंडली में कमजोर होते, या जन्म कुंडली में अष्टम में बैठे होते, या कहीं इधर उधर तितर बितर होते, 12वें, तीसरे, छठवें, 8वें आदि, तो वो कमजोर हो जाते। लेकिन मंगल योग कारक होकर के उच्च के बैठे हैं, और जिन्होंने अपने ऊपर इस कुंडली का सारा दारोमदार ले लिया है। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि मंगल इस कुंडली के योग कारक ग्रह हैं, और एनर्जेटिक प्लैनेट के साथ जब 12वें भाव का अधिपति पंचम भाव के अधिपति के साथ बैठेगा तो विद्या अध्ययन करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने ज्ञान को या अपनी शिक्षा को अधूरी छोड़ करके आगे नहीं बढ़ता है, अधूरा नहीं छोड़ता है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। और दूसरा, जब इसी मंगल का संबंध
राहु के साथ होगा। मतलब जब कभी भी मंगल की महादशा में राहु आए या मंगल की महादशा में बुध का अंतर और उसमें राहु का प्रत्यंतर, तो व्यक्ति के अंदर ना झूठ बोलने का बल बढ़ जाएगा और दलाली करने लगेगा वो, या कई बार वो अपना नुकसान कभी भी नहीं होने देगा। या ऐसे इसको ये भी कह सकते हैं कि वो किसी भी तरीके से अपनी वाणी, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जातक अपनी सुरक्षा, चाहे वो जातक जातिका हो या जातक हो कोई भी हो, अपनी सुरक्षा तो करता ही है, अपने पड़ोसियों की भी सुरक्षा करता है। ठीक वही बात कि अगर गाय की सुरक्षा करनी हो तो चाहे जो कुछ करना हो जरूर करना चाहिए। स्वयं की सुरक्षा के लिए अगर पृथ्वी का त्याग करना हो तो पृथ्वी का भी त्याग कर देना चाहिए, है ना। ऐसी बात है, ये शास्त्रकार लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब बुध में मंगल, यार मंगल की दशा में जब राहु का अंतर आएगा, मतलब जब डील मंगल कर रहे हो, जैसे मंगल की अभी दशा चल रही है और मंगल की महादशा में बुध का अंतर हो, हालांकि वो बीत गया है, पर फिर भी मंगल की महादशा में राहु का अंतर हो, वो भी बीत गया है, तो व्यक्ति अपने चातुर्य बल के बल पे अपने संपर्क वाले लोगों की सुरक्षा तो करता ही है, उनको तो आगे बढ़ाता ही है, साथ ही साथ वो स्वयं की भी सुरक्षा कर लेता है। अब इसी को समझते हैं कि जब इसी मंगल का संबंध गुरु से हो जाए, तो गुरु का नीचभंग उन्होंने बड़ा ही मजबूत और मजेदार तरीके से किया है। तो यहां व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित, व्यक्ति के दिनचर्या से संबंधित और व्यक्ति के जीवन में जितने भी बदलाव आएंगे वो सब उस जातक को सकारात्मकता के रूप में व्यक्ति उसको स्वीकार करेगा। आमतौर पे हम अपने आप को बदलना नहीं चाहते, हम अपनी स्टेटस को मेंटेन करने के चक्कर में हम कभी भी समझौता नहीं करते। इस वजह से कई बार हमें नुकसान भी हो जाता है। मतलब परिस्थिति के हिसाब से जातक अगर बदलाव नहीं करेगा तो नुकसान होगा, जबकि वो परिस्थिति को समझ करके अपने आप को जब कभी भी बदलने की चेष्टा करता है तो उसमें वो सफल होगा। और उसके लिए, जिसके लिए वो अपनी स्थिति बदल रहा है, अपने परिस्थिति को बदल रहा है, अपने परिस्थिति के साथ समझौता कर रहा है, अपनी बुद्धिमानी जागृत कर रहा है, उसमें उसको सफलता भी मिलेगी। क्योंकि सामान्यतया गुरु और मंगल एक साथ बैठ करके जातक के आंतरिक सूझबूझ को और अपनी युक्ति को बढ़ाने की नियति बना देंगे या बढ़ाने का बल देंगे। तो ये जो तीनों ग्रह बैठे हैं ये परस्पर जब कभी भी अपनी दशा अंतर्दशा में आएंगे तो जातक को सुरक्षात्मक, ज्ञानी, बुद्धिमान, तार्किक, तिकड़मी, राजनीतिज्ञ, डिप्लोमेसी को समझने वाला, शिक्षा की पूर्णता प्राप्त करने वाला और सबकी सुरक्षा को लेकर के जिम्मेदार रहने वाला, रिस्पॉन्सिबल, और जब तक कोई काम हो न जाए तब तक किसी से कोई भी उस बारे में चर्चा नहीं करने वाला होता है। बहुत ध्यान से समझना होगा। अब हम इसी ग्रह की बात करते हैं। तो जब कभी भी गुरु की महादशा में राहु का अंतर आए, तो अभी राहु की महादशा चल रही है, राहु के बाद गुरु आएंगे, तो गुरु और राहु का जो संबंध बना है वो 14 अंश 54 कला पे गुरु बैठे हैं और राहु 15 अंश 15 कला पे। वहां पे जितने भी ग्रह बैठे हैं उसमें से मंगल, गुरु और राहु श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, जबकि बुध उत्तराषाढ़ा में और सूर्यदेव धनिष्ठा में बैठे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे जब कभी भी शनि की महादशा में राहु का अंतर आएगा, जब कभी भी शनि की महादशा में मंगल का अंतर आए, उसमें राहु का प्रत्यंतर आए, जब कभी सूर्य की महादशा में राहु का अंतर, मंगल का प्रत्यंतर या सूर्य का अंतर प्रत्यंतर आए, तो ये राहु, और अगर उसमें बीच में गुरु एक्टिव नहीं होते हैं, अगर मान लीजिए गुरु बीच में एक्टिव होंगे, मान लीजिए गुरु की महादशा चली, उसमें राहु का अंतर आया, प्रत्यंतर में शनि आ गए, सूक्ष्मांतर में मंगल आ गए, तो ये कष्ट देने वाली दशा हो जाएगी। लेकिन जब जन्म कुंडली में मान लीजिए राहु की महादशा चली, उसमें शनि का अंतर आया, उसमें मंगल का प्रत्यंतर आया, उसमें सूर्य का सूक्ष्मांतर आया और गुरु का प्राणांतर आएगा, तो वो कष्ट से व्यक्ति को बचा लेगा। तो यहां पे अब बात यहां पे और भी समझने वाली है। शास्त्रकार लिखते हैं कि गुरु जो होते हैं वो लग्न में बली होते हैं, है ना। लिखा है ना, शुक्रो 10 सहस्राणी बुद्धो 10 शतानि च लक्ष्य में कम तु दोषाणाम गुरुर लग्ने व्यपोहति। लिखते हैं शास्त्रकार। तो लग्न में जो गुरु होंगे वो जातक को किसी भी असुरक्षा से बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन केंद्र में वो सप्तम भाव में उतने बलवान नहीं होते। मतलब यहाँ पे गुरु और राहु में जब कभी भी संघर्ष होगा तो गुरु वहां पिसते हुए नजर आएंगे, जब तक कि कोई ऐसा ग्रह या ऐसा गोचर एक्टिव ना हो जो गुरु को सुरक्षा प्रदान करे। इसका अर्थ होगा कि जब कभी भी गुरु की महादशा में राहु का अंतर आएगा तो व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यापारिक
और साथ ही साथ दांपत्य में पारिवारिक कष्ट झेलने को मिल सकता है। या हो सकता है कि व्यक्ति को अनियमितता देखने को मिल जाए, उसका कारोबार और व्यापार से मन उचट जाए, या कई बार वो जो ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा के साथ जो वो आगे बढ़ता है उसमें उसको गड़बड़ी होती है। फिर भी एक बात और भी समझनी होगी कि यहाँ जो संघर्ष हो रहा है वो गुरु और राहु में, यहाँ राहु मारक बनेंगे, क्योंकि दरअसल ये मारक भाव में बैठे हैं और इस भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बैठ करके, अगर यही, अब यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात है जो जानने वाली है कि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के अगर शनिदेव चतुर्थ में बैठ जाते, या जन्म कुंडली में एकादशवें में बैठ जाते, या जन्म कुंडली के नवम में बैठ जाते, तब ये उतने मारक सिद्ध नहीं होते जितने कि यहां बैठ करके मारक अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। और अगर शनि द्वितीय, 12वें, सप्तम या जन्म कुंडली के पंचम में बैठ करके या किसी भी तरीके से अगर दशम स्थान पे उनकी दृष्टि पड़ जाती, अष्टम पे, सप्तम पे बढ़ जाती, तो या द्वितीय भाव पे पड़ जाती, तो ये राहु की महादशा भी जातक को, राहु की महादशा में शनि का अंतर, शनि की महादशा में राहु का अंतर, ये कष्ट देने वाली दशा, ये मारकेश की दशा हो जाती। पर यहाँ पे राहु में शनि का अंतर जब आएगा तो व्यक्ति को कष्ट मिलेगा, क्योंकि वो वहां से बैठ करके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो आयु की वृद्धि के साथ साथ रोग की वृद्धि भी कर रहे हैं। बेड रिडन बना देना, बड़ी लंबी बीमारी दे देना, वात जनित कष्ट दे देना, हड्डी टूटने का खतरा हो जाए, ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं। तो वहां पे जो राहु बैठे हैं वो राहु गुरु को प्रभावित कर रहे हैं, और दरअसल गुरु यहां नहीं, यहां बैठे हैं। अगर ये सेम कंडीशन जो यहां ग्रह बैठे हैं यहां बन जाती तो ये अच्छी बात हो जाती, क्योंकि फिर मंगल, बुध, सूर्य और गुरु सारे के सारे ग्रह बलवान हो जाते। योग कारक ग्रह स्वतः जो है वो अपना नीच भंग करता और गुरु लग्न में उच्च के हो जाते। तो केंद्र में गुरु तो और लग्न में उच्च के, ऐसे होता है। शास्त्रकार लिखते हैं किम कुर्वन्ते सर्वे ग्राह्यस्य केंद्र बृहस्पति, केंद्र में गुरु हो तो ये बहुत अच्छी बात होती है। अब यहाँ पे एक सिद्धांत और भी होगा जिसको समझना बड़ा मुश्किल नहीं है, आसान है, कि लग्न के अधिपति या लग्न अगर गुरु से दृष्ट हो और जन्म कुंडली के भाग्य भाव पे गुरु, सूर्य और किसी एक शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो ये लक्ष्मी संपन्न योग बन जाता है। लग्न पे गुरु की दृष्टि है और वो भी उच्च की, और लग्नेश पे भी गुरु की दृष्टि है और भाग्य भाव में शुक्र उच्च के बैठे हैं, ये लक्ष्मी संपन्न योग बना देगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति ना कभी भी बहुत लंबे समय तक मृत्यु का इंतजार नहीं करता, वो झटपट यूं खत्म हो जाता है और लोग देखते ही रह जाते हैं। ये मैंने यहाँ पे आपको इतनी सारी बातें बताई हैं। जरा नक्षत्रों को ध्यान से देखेंगे तो बुध जो बैठे हैं वो व्यक्ति को बुद्धिमान बना रहे हैं। ये चंद्रमा भी यहाँ व्यक्ति को बुद्धिमान बना रहे थे, क्योंकि सूर्य के नक्षत्र में थे और चंद्रमा कन्या की राशि में थे, तो सूर्य और बुध का यहाँ पे मिश्रण हो गया। और यहाँ जो बुध बैठे हैं वो मकर राशि में व्यक्ति को गंभीर नाद करने वाला बना देते हैं। व्यक्ति ना बहुत ज्यादा किसी में उलझा हुआ नहीं है, मतलब अपनी प्रकृति को पहचानने की आवश्यकता है, और व्यक्ति जब जैसी स्थिति आए वैसे अभिनय करने वाला भी है। और ये कहां से आया? क्योंकि गुरु और मंगल के कारण। मंगल, गुरु और राहु ये तीनों श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके स्वामी देवता चंद्रदेव हैं। और बेसिकली अगर बात करें तो वो चंद्रमा बुध से नवम पंचम में है। शास्त्रकार लिखते हैं कि चंद्रमा से जब कभी भी बुध का संबंध नवम पंचम का हो जाए और गुरु का जब संबंध मंगल या बुध से हो जाए तो ये बड़ा ही अविस्मरणीय बना देते हैं। जातक बहुत सारे ऐसे कृत्य अपने जीवन काल में करके जाता है जिसका प्रभाव और जो प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। मतलब इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति सामान्यतया अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि से, अपने पूर्व के जितने भी जो उनके कुल खानदान में लोग हैं उनके नाम को आगे बढ़ाने वाला, संपत्ति को सुरक्षा देते हुए नई संपत्ति जोड़ने वाला और विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने वाला होता है। विदेशों से शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ सिर्फ विदेशों से नहीं है, वनिस्पत आप अपने जन्म स्थान से दूर जा करके अपनी कैपेसिटी को और भी ज़्यादा सही तरीके से रख करके और उसके रोशनी से सबको प्रभावित करने की योग्यता और क्षमता रखने वाला होता है। यहाँ बहुत ही सामान्य बात यह भी है वो कि यहाँ राहु जो बैठे हैं वो इन तीनों ही ग्रहों को आप जब ध्यान से देखेंगे तो लग्न के अधिपति पे गुरु की दृष्टि और राहु की भी दृष्टि है, लग्न पे भी राहु की दृष्टि है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति सिर्फ लेखक ही नहीं है, वो राजनीतिज्ञ भी है,
वो डिप्लोमेसी बहुत अच्छा करता है, वो व्यापार बहुत अच्छा करता है, वो पढ़ता बहुत अच्छा है, वो बताता बहुत अच्छा है, और वो एक साथ एक दिमाग में बहुत सारे गुण लेकर के बैठा हुआ है। मतलब वो सिर्फ एक ही नहीं है, उसके शरीर में बहुत सारे क्षेत्र बसे हुए हैं। वो लेखक है, वो कवि है, वो खेलने वाला है, वो पढ़ाने वाला है, वो ड्राफ्ट तैयार करने वाला है, वो संगीत लिखने वाला है, वो म्यूजिक की समझ रखने वाला है, कलाओं में बहुत निष्णात है, पारखी है, खेल को कैसे आगे बढ़ाना है, वक्त पड़ने पे कैसे अपने पैतरे को बदलना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये राहु दे रहे हैं, और दरअसल गुरु और मंगल उसमें सहायता कर रहे हैं। राहु यहाँ जो बैठे हैं, वो श्रवण नक्षत्र में वो भी बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति कई बार, अगर राहु में चंद्रमा का अंतर आ जाए, या राहु में शनि का अंतर आ जाए, या राहु में सूर्य का अंतर आ जाए, तो कई बार अपनी योग्यता और क्षमता पे उसे विश्वास नहीं रहता, या कई बार वो निगेटिव सेंस में अपने ही एनर्जी को गलत इस्तेमाल करने वाला भी हो जाता है। इसका एक नेगेटिव परिणाम ये होगा कि व्यक्ति उस समय थोड़ा आशावादी प्रवृत्ति को त्यागते हुए निराशावादी प्रवृत्ति को धारण करने वाला हो जाता है। फिर उस समय उसकी जो शक्ति है, उसको पहचानने की आवश्यकता पड़ती है, और फिर किसी ऐसे एक जामवंत की आवश्यकता पड़ती है जो उसको उसकी शक्ति का मार्गदर्शन करा दे, या बता दे कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है, तुम ये भी कर सकते हो। तो जो निगेटिव सेंस होगा वो राहु में सूर्य, राहु में शनि, राहु में चंद्रमा का होगा। ये वही समय रहेगा जिस दौरान व्यक्ति अपने घर से भी कई बार माया मोह भंग करेगा, और कई बार वो अपने आप को एकांत, अलग, अकेलेपन में ले जाने वाला होगा। घर पे रहेगा तो बाहर की याद आएगी, बाहर रहेगा तो घर की याद आएगी। इस तरीके की भूमिकाओं में अपने आप को रखता हुआ देखा जाता है। एक अच्छी बात इस कुंडली में ये है, जो बहुत कम कुंडलियों में देखने को मिलता है। मैंने एक बात कही थी कार्यक्रम में कि जब कभी भी नवम भाव से गुरु या सूर्य का संबंध बन जाए, या नवम भाव पे बहुत सारे ग्रह न बैठे हों, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रह तो नहीं बैठे हैं, पर ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ एक ग्रह बैठा है जो लाभेश है। तो लाभ भाव के स्वामी का उच्च का होना, और जन्म कुंडली के तृतीय भाव को देखना, चंद्रमा के सामने बैठना। चंद्रमा और बुध जब नवम पंचम में बैठेंगे तो व्यक्ति को निर्णय लेने में सहयोगी करेंगे, लेकिन जब चंद्रमा और शुक्र आपस में आमने सामने होंगे, तो ये व्यक्ति अपने सुंदर पति का या सुंदर भौतिकीय सुखों में भी उतना ज्यादा लिप्त नहीं होता, या उतना ज्यादा उसमें समाया हुआ नहीं रहता है। और यही चंद्रमा और शुक्र उसके अंदर त्यागने का बल प्रदर्शित करते हैं, या चंद्रमा और शुक्र यही त्यागने का बल देते हैं। जो महत्वाकांक्षा है वो क्यों है? क्योंकि शुक्र उच्च के हैं। पर बहुत भी समझने वाली बात होगी कि एकादशवें भाव और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के जब उच्च के हुए हैं, तो यहां व्यक्ति का मन, और व्यक्ति का मोक्ष, और व्यक्ति की मृत्यु, और व्यक्ति की गति, व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का दान, और उसके जो सांसारिक व्यवहार हैं, उसका जो अनुभव है, जो उसने सीखा है, जो उसने समझा है, जो उसने अपनी गलतियों से सीखा है, वो बार बार रिपीट नहीं कर सकता। अगर वो बार बार एक ही गलती को रिपीट कर रहा है, जल की बर्बादी कर रहा है, पर्यावरण को नहीं समझ रहा है, जीवों को नहीं समझ रहा है, प्राण को नहीं समझ रहा है, ज्योतिष को नहीं समझ रहा है, शास्त्र को नहीं समझ रहा है, पुराणों की अवज्ञा कर रहा है, तो कहने का अर्थ होगा कि इसके कारण उसकी महत्वाकांक्षा पीड़ित होगी, जो शुक्र उच्च के बैठे हैं। अब वो क्यों पीड़ित होगी? क्योंकि जो उसको डायरेक्ट परिणाम मिलने वाला था, लाभेश महत्वाकांक्षा की पूर्ति कराते हैं, वो अब घूम घुमा करके मिलेगा। मतलब इतनी सारी चीजों को उसको मेंटेन करना पड़ेगा, तब जाकर के उसको इस भाग्य का और इस लाभ का सुख मिलेगा। क्योंकि इसका जो डिस्पोजिटर प्लेनेट है वो स्वतः नीच का है, जो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित है। और किसी के ऊपर आश्रित है? वो मंगल के ऊपर आश्रित है। जरा ध्यान से देखेंगे तो पंचम भाव के स्वामी सप्तम में बैठकर के व्यक्ति को यशस्वी और ज्ञानी बना रहे हैं, वहीं दशम स्थान की सुरक्षा कर रहे हैं, पिता के लिए भाग्यशाली साबित हो रहा है व्यक्ति। और वहीं मंगल की दृष्टि लग्न पे नीच की पड़ रही है, लेकिन गुरु की उच्च की दृष्टि उसके नीचत्व के प्रभाव को मैक्सिमाइज न करके मिनिमाइज करेगी और बैलेंस करने में सहयोगी हो जाएगी। अब बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पे कन्या राशि की कुंडली बनी है, जो यहाँ तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। कन्या राशि मतलब जरा ध्यान से देखेंगे तो 6, 9 और 12 और 3, तो ये चारों जो राशियां बनी हैं उसमें से 12 नंबर यहां लिखा है भाग्य भाव में, और वो 12 नंबर यहां 7 नंबर में लिखा है, 7वें नंबर भाव में। जहां यहां उच्च के गुरु थे, यहां पे शुभ ग्रह
चंद्रमा बैठे हैं। चंद्रमा यहाँ बैठने से व्यक्ति भाग्यशाली होता है, सौभाग्यशाली होता है और पुत्र वाला, बहुत पुत्रों वाला, पुत्र संततियों वाला, बहुत अच्छे तरीके से अपने दाम्पत्य को निभाने वाला और उसमें अटल अटूट विश्वास रखने वाला होता है। इस विश्वास को और भी ज़्यादा क्यों हवा लग रही है या तेज तीव्रता मिल रही है, उसमें गंभीरता आ रही है, मेंटेन कर रहा है, अनुभवी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे शुक्र स्वग्रही हो रहे हैं। लग्न में जो सूर्य बैठे हैं उस पे किसी भी पापक ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। गुरु दरअसल देख रहे हैं तो राहु भी देख रहे हैं, दोनों ही ग्रह देख रहे हैं, पर राहु और गुरु यहां बैठ करके कम से कम एक अच्छी स्थिति ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर में बैठे हैं गुरु और यहाँ 2 नंबर में जा रहे हैं, यानी कि ग्रह यहां से त्रिकोण की यात्रा कर रहा है। यहाँ पे गुरु अगर 2 नंबर में ना बैठ करके 1 नंबर में बैठ जाते तो ये उतना बलवान नहीं होता, लेकिन यहाँ गुरु 10 नंबर में बैठे हैं और अपने से पंचम भाव की यात्रा कर रहे हैं, 2 नंबर में जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि गुरु और राहु दोनों ही अपनी दशा काल में संततिवान और भाग्यशाली जातक को बनाएंगे। सूर्य यहाँ 6 नंबर में बैठे हैं, जबकि वो सूर्य यहाँ पे कितने में बैठे हैं, 10 नंबर में बैठे हैं और 6 नंबर में जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस सूर्य की दशा में जातक धर्म करेगा, तीर्थ करेगा, दान पुण्य पूजा पाठ मांगलिक कृत्यों में शरीक होगा। जबकि यहाँ पे चंद्रमा मीन राशि में और यहाँ पे चंद्रमा कन्या राशि में, जरा ध्यान से देखें तो यहाँ से चंद्रमा अपने से सप्तम भाव की यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पे सप्तम भाव में बैठ रहे हैं। कौन है, तो लाभ के अधिपति हैं, अपने से सप्तम भाव की यात्रा कर रहे हैं। तो चंद्रमा जब नवमांश कुंडली में, लग्न कुंडली में जहां बैठे हैं वहां से सप्तम भाव की यात्रा कर रहे हैं नवमांश में, तो ये व्यक्ति के दाम्पत्य को, संतान को, रेगुलर एक्सरसाइज को, रेगुलर रूटीन को, दाम्पत्य को, आप कह सकते हैं कि पड़ोसियों को, व्यापार को, और जितना भी व्यक्ति का वर्तमान होता है उसको आगे बढ़ाने में सहयोगी हो जाते हैं। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा की दशा गुरु के साथ सूर्य और राहु की दशा जातक के जीवन के लिए लाभान्वित करने वाली दशा के रूप में सिद्ध होगी। बात करते हैं शनि और केतु की, तो यहाँ पे शनि बैठे हैं 5 नंबर में और यहाँ बैठ रहे हैं 8 नंबर में। यहाँ पे होते कौन हैं, तो वो छठवें भाव के साथ साथ पंचम भाव के अधिपति होते हैं। शनि वृश्चिक राशि में राहु केतु के संपर्क में है पर गुरु से दृष्ट हैं। यहाँ पे वो 5 नंबर में बैठे, आगे बैठ करके 8 नंबर में आ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि शनि की दशा कई बार जातक के जीवन में, चूंकि यहाँ पे मारक बन रही थी और यहाँ पे भी बहुत अच्छी यात्रा नहीं हो रही है, इस वजह से उस दशा काल में व्यक्ति पेंडुलम होगा, सामान्य दशा बीतेगी, सामान्य दिनचर्या बीतेगी और सामान्य रूटीन में फॉलो करता रहेगा। आलस्य भी रहेगा, प्रमाद भी रहेगा, कुंठा भी रहेगी, दृश्या भी रहेगा, छल भी रहेगा, कपट भी रहेगा, द्वेष भी रहेगा और निगेटिविटी भी रहेगी। तो ये जितने सारे प्रभाव हैं वो शनि की दशा में देखने को, मतलब वो एक पेंडुलम की भांति व्यक्ति 90 अंशों पे झुका हुआ है, ना तो इधर जा रहा है, जैसे 90 डिग्री का जो कैसे बनता है, ना तो इधर है ना तो इधर है, तो वो दोनों ही स्थितियों में मतलब जीवन को एक गति कोई विशेष नहीं मिलेगी, पर वो उसी ढर्रे पे धीरे 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 उसकी दशा जब तक बीत नहीं जाती है तब तक वो वैसे ही आगे बढ़ती रहेगी। उसके बाद बात करते हैं मंगल के बारे में, तो मंगल यहाँ पे बैठ रहे हैं मेष राशि में, यहाँ उच्च के थे। ये भी अच्छी बात है कि यहाँ से ग्रह केंद्र में गया है, लेकिन सिद्धांत क्या कहेगा कि यहाँ ग्रह उच्च का था और यहाँ अपनी राशि का है और होता कौन है, तो इस कुंडली का अष्टमेश। अब आचार्य यही कहेंगे कि यहाँ जो मंगल अष्टम में बैठे हैं वो रोग दे सकते हैं, और क्योंकि इस पे शुक्र की दृष्टि जा रही है तो एक शुभ ग्रह की दृष्टि, उनके ठीक पीछे चंद्रमा, तो मंगल भी उतने खराब नहीं होंगे। मतलब जो ससुराल मिले, ससुराल से धन मिले, पिता जो मिले, ससुर मिले, जो सास मिले, जो कलीग वगैरह होंगे जो ससुराल वाले, वो सारे ही सपोर्टिव होते हैं, अच्छे होते हैं और वहां पे सास ससुर, देवर देवरानी, जेठानी आदि का सुख व्यक्ति को मिलता है, ससुराल धनवान होता है। इस बात पे मैं थोड़ी सी चर्चा और कर दूं। विवाह अगर करना हो, कन्या राशि कन्या लग्न, मीन राशि मीन लग्न और धनु राशि धनु लग्न के जातकों से विवाह किया जा सकता है। विवाह की दिशा उत्तर हो तो ज्यादा बढ़िया है। मीन राशि और वृश्चिक राशि इस कुंडली के लिए शुभ राशियां बनेंगी। 2 अंक बहुत अच्छा होगा, सफेद और चांदी का रंग बहुत अच्छा होगा। तो मैं बात कर रहा था कि सफेद और चांदी का रंग बहुत ज्यादा इस कुंडली के लिए भाग्यशाली साबित होगा। विभिन्न ग्रहों को जो हमने देखा है उसके आधार पर सारे ही ग्रह लगभग नवांश कुंडली में, अब सूर्य की ही बात अगर हम करते हैं तो सूर्य भी त्रिकोण की यात्रा कर रहे हैं, यहाँ मकर में और यहाँ पे कन्या में। ये मैंने एक एक ग्रहों को ऐसे समझा दिया है, दशाओं के आधार पे किस दशा काल में हमें क्या फल मिलेगा मैंने ये भी बताया। अब जरा ध्यान से देखें तो अष्टक वर्ग पे तो व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, निर्णय बहुत अच्छी, आयु बहुत अच्छा, गंभीरता बहुत बढ़िया, पैतृक संपत्ति को लेकर के सकारात्मक बिहेवियर, पराक्रम को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। मैंने शास्त्रगत एक बात की थी, लग्न द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ
पंचम, नवम और एकादश में के चंद्रमा बड़े जातक को भाग्यशाली और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है ऐसी दशाओं वालों को या ऐसे चंद्रमा वालों को। आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह अस्त नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आप ध्यान से देखें तो सूर्य वहां चाहते तो सारे ग्रहों को अस्त कर सकते थे और एक बार में कुंडली सिमट जाती, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इस वजह से मैं ये बात कहता हूं कि एक तो कर्क लग्न की कुंडली, ऊपर से शुक्र लाभेश होकर के उच्च के, नवांश कुंडली में स्वग्रही, लाभ का अधिपति जन्म कुंडली में यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है और यहाँ भी ठीक है, उच्च का दशमांशा चक्र में भी है। इस वजह से व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास, धन, रिकॉग्निशन, बुद्धिमानी, तर्क बल, आधुनिक शिक्षा को समझने की शक्ति और साथ ही साथ अनुभव, गम्यता, बोध गम्यता, ये सारी चीजें बड़ी ही ज्यादा प्रकृतिप्रद बना रही हैं और बड़ा ही अच्छा बना रही हैं। भगवान का आशीर्वाद कि जन्म कुंडली में नवमांश के बाद दशमांशा चक्र में लग्न का अधिपति भाग्य भाव में बैठा, लग्न में पराक्रमेश सूर्य होकर के बैठे हैं और धन भाव में स्वग्रही चंद्रमा, शुक्र उच्च के, शनि नीच के बैठे हैं, जिसका अधिपति उसे देख करके उसका नीच भंग कर रहा है। यहाँ पे मंगल और गुरु आपस में कोई घर्षण नहीं। राहु यहाँ मित्र की राशि में, जिस राशि में बैठे उस राशि के अधिपति पे मंगल की दृष्टि है। इस वजह से प्राप्त होने वाली चीजें यहाँ भी देखने को मिल रही हैं, यहाँ भी देखने को मिल रही हैं और यहाँ भी देखने को मिल रही हैं। दशमांशा चक्र में लग्न और दशम स्थान के अधिपति गुरु और बुध एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से आप ये मान सकते हैं कि गुरु और बुध की दशा या जन्म कुंडली में चंद्रमा की दशा, बुध की दशा, शुक्र की दशा, मंगल और राहु की दशा जातक के जीवन के करियर को आगे बढ़ाने वाली होंगी। क्लियर है? धन का बल, माता पिता के सुख का बल, पिता के लिए ना कभी कभी ये स्थिति कमजोर कर रही है। मतलब पिता की जो आयु होती है वो थोड़ी सिमट जाती है। दशम स्थान के अधिपति अपने से 10 घर आगे बैठे तो पिता का कारोबार तो अच्छा रहता है, पर फिर भी यहाँ पे कई बार ऐसी स्थितियां शास्त्रकार लिखते हैं कि जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव यहाँ पड़ जाता है तो ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है कि पिता के जाने के बाद व्यक्ति की आयु में प्रगति का योग और बढ़ जाता है। ऐसी भी स्थितियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगर कह दें तो इस कुंडली में कोई भी शुभ कार्य करना हो तो शुक्र की दशा में और मंगल और चंद्रमा की दशा में बिल्कुल किया जा सकता है। प्रमोशन, नौकरी बदलना, स्थानांतरण अगर कुछ करना हो तो केतु और शनि की दशा का इस्तेमाल किया जा सकता है। विदेशी यात्रा इस कुंडली में बहुत अच्छी है। विदेश गमन, विदेश प्रवास, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कहूं तो ये कुंडली बुद्धिमान है, तार्किक है, क्रिएटिव है। मंगल और बुध के कारण कला क्षेत्र की समझ है और खेल क्षेत्र की समझ है। शुक्र के कारण अनुभव, गम्यता बड़ी अच्छी है। इस कुंडली में नौकरी और व्यापार के बल पे अगर कहें तो व्यापार बहुत अच्छा है और नौकरी सामान्यतया पहले कोशिश करें सरकारी नौकरी की, अगर मिल जाए, जैसे भूमि विभाग में हो जाए, खनन विभाग में हो जाए, दूरसंचार विभाग में हो जाए, ट्रांसपोर्ट में हो जाए, है ना। उसके बाद इस कुंडली के आधार पर सैनिक सेवा में हो जाए, गोला बारूद, हथियार, वन विभाग आदि से क्षेत्र से संबंधित अगर क्षेत्रों में नौकरी मिल जाए तो भी बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। इस कुंडली का रिसर्च ठीक है, हम अपने कंसंट्रेशन पे और भी काम कर सकते हैं। इस कुंडली के आधार पर भाग्य का बल वृद्धि करने के लिए अपने पितरों की पूजा निश्चित रूप से करनी चाहिए। गीता जी के 18वें अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन करना चाहिए। साथ ही साथ गाय को हरा चारा खिलाएं, हरा मूंग खिलाएं। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो प्रत्येक दिन 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ, नियमित रूप से बजरंग बली के मंदिर का दर्शन और ठाकुर जी के लिए राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, ये करना चाहिए। लाभ इस कुंडली में 100% बहुत अच्छा है। भवन, भूमि, वाहन से संबंधित सुख इस कुंडली में चक्र के आधार पर बहुत अच्छा दिख रहा है। इस कुंडली में माता का सुख बहुत अच्छा दिख रहा है, माता का आशीर्वाद बहुत अच्छा है। पिता की संपत्ति भी जन्म कुंडली में मिली हुई दिखाई दे रही है। विवाह वगैरह करना हो तो उत्तर दिशा में ने कहा है, अभी आपके पास बहुत समय है। मैं समझता हूं कि राहु की दशा भी आपकी कुंडली के लिए कोई कमजोर नहीं है, पर उस दशा काल के आरंभ के 6 वर्ष मतलब 2027 से लेकर के 2033 तक की दशा में हमें बहुत सावधान होना होगा। पार्टनर को लेकर के, विवाह को लेकर के, दाम्पत्य को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और नौकरी को लेकर के। उसके बाद जैसे वो 2033 से 639, 39 से 645 इतने वर्ष तक की दशा में धीरे धीरे व्यक्ति प्रगति को प्राप्त करता है ना। ये इतनी सारी चीजें हैं। अगर अष्टक वर्ग के बाद अगर होरा चक्र की बात मैं कर दूं तो आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। बुध, चंद्रमा, शनि, गुरु, मंगल और शुक्र, ये सारे ग्रह आपके जीवन को सुखी बना रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सारे ग्रह आपके सपोर्ट में खड़े हैं। भवन, भूमि, वाहन से चलाने से खतरा है, इस वजह से बच करके रहेंगे। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को शांत रखें, सावधान रखें, इतना ही रखें। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।